बूस्टर डोज वाला बजट। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बार कोरोना काल में एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था कृषि सेक्टर, क्योंकि मंदी के इस दौर में भी इस सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। और यही नहीं, यही वो दौर था जो गवाह बना कृषि कानून की वापसी के लिए किसानों के एक लंबे संघर्ष का। तो इस बार का बजट कितना मायने रखता है कृषि सेक्टर के लिए, ये हम आपको इस खास पेशकश में दिखाएंगे। साथ ही बात होगी कि कैसे इस बार सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर खरा उतरने और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कदम उठा सकता है। कृषि कानून की वापसी के बाद दरअसल कृषि सेक्टर के लिए निजी निवेश थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार जानती है कि उसे एमएसपी और सब्सिडी के जरिए कुछ ऐसे नियम और बदलाव सामने लाने होंगे जिससे मोटी रकम का इंतजाम किया जा सके। साथ ही अगले साल डब्ल्यूटीओ के नए नियम लागू हो जाएंगे और ऐसे में सरकार को कई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में कृषि सुधारों की रफ्तार धीमी हो जाएगी और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। यानी कृषि, फर्टिलाइजर और खाद्य सब्सिडी का बढ़ता बोझ आम बजट पर अपना असर दिखा सकता है। इसकी वजह से अब सरकार कृषि सेक्टर को राहत देने के तरीके में बदलाव कर सकती है। इन बदलावों में परंपरागत खेती की जगह मांग आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विविधीकरण की नई स्कीम लाई जा सकती है। फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ दलहन और तिलहन की खेती के लिए चलाए जा रहे मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी खत्म हो जाएगी। हालांकि 2023 में डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के तहत सब्सिडी के तौर तरीके को बदलने की शुरुआत इस बजट से हो सकती है। लेकिन मुद्दा जो होगा बजट में, जो मुझे लगता है कि किसानों को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से उसमें डाइवर्सिफिकेशन आए, विविधीकरण आए और किस प्रकार से किसानी लाभकारक हो, उसके लिए जो इनके लॉजिस्टिक्स हैं उसके विकास पर मुझे लगता है जोर होगा। उनके ऋण वितरण पर होगा, बीज वितरण पर होगा और नई टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात उठाएं जो मई 2020 से प्रधानमंत्री ने करी थी, तो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर इस बजट में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और उनके मार्केटिंग सिस्टम को और कैसे स्ट्रांग किया जाए, मॉडर्न किया जाए, इस पर कोई न कोई रास्ता जरूर निकल करके आएगा। लेकिन इन तरीकों में बदलाव के बावजूद कृषि क्षेत्र को सरकार से काफी मोटी रकम की जरूरत है, जिसे देने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प भी नहीं। इनमें शामिल है एमएसपी के लिए करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, पीएम किसान निधि के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी आम बजट में करना होगा। इसके साथ ही खेती के आधुनिक तौर तरीकों को भी अब अपनाना जरूरी हो गया है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के सहारे सीड टेक्नोलॉजी से बिना कीटनाशक और न्यूनतम फर्टिलाइजर से अधिकतम पैदावार देने वाली तकनीक को अपनाना होगा। कृषि सेक्टर में परंपरागत खेती की विकास दर किसी भी हाल में 1 से 1.5% से आगे नहीं खिसक पा रही। परंपरागत खाद्यान्न वाली फसलों के 30 करोड़ टन के मुकाबले अकेले बागवानी फसलों की उपज 35 करोड़ टन पहुंच गई है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने से फसलों के विविधीकरण को मदद मिलेगी। यानी खेती की विकास दर को रफ्तार पकड़ने में पशुधन विकास, डेयरीज जैसे क्षेत्रों का दायरा बढ़ाना जरूरी है। जाहिर है परंपरागत खेती के साथ जब दूसरे जरिए जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। इस बार माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रियायतों का पिटारा कृषि सेक्टर के लिए खोल सकती हैं, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हरित क्रांति की ही तर्ज पर एवरग्रीन क्रांति लाई जा सकती है।
हरित क्रांति तो लाई गई थी कि पैदावार बढ़ सके किसानों की, लेकिन एवरग्रीन क्रांति लाई जाएगी आपकी थाली की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए। इस बार के बजट में कृषि सेक्टर के लिए सरकार तोहफों की बरसात कर सकती है। सबसे पहले तो लोगों को खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा प्रदान करने का काम आने वाले बजट के ऐलान कर सकते हैं। इसकी वजह है कि सरकार देश में कुपोषण की समस्या को लेकर चिंतित है। जिस तरह से खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति का नारा दिया गया था, ठीक उसी तर्ज पर आने वाले बजट में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एवरग्रीन क्रांति का नारा दिया जा सकता है। एवरग्रीन क्रांति लाने की वजह को समझने के लिए हरित क्रांति से जोड़कर ही इसे समझा जा सकता है। खाद्यान्न की आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए देश में 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति का नारा दिया गया था। इससे अगले एक दशक में भारत गेहूं और चावल की भारी पैदावार से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया था। यही नहीं, दूसरी हरित क्रांति से देश कई जिन्सों का निर्यातक बन गया। देश में फिलहाल खाद्यान्न की पैदावार 30 करोड़ टन से ज्यादा होने लगी है, जो घरेलू खपत के मुकाबले काफी ज्यादा है। सरप्लस पैदावार की वजह से ही कोरोना काल में भी देश की 2/3 आबादी को पिछले 1.5-2 सालों से मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। यानी देश की बड़ी आबादी की अनाज की जरूरत तो आसानी से पूरी हो रही है, लेकिन उसमें जरूरी पौष्टिकता का अभाव उसके पोषण में असंतुलन पैदा करता है। इसकी वजह है कि हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में हुआ असंतुलित विकास गंभीर चुनौतियों को लेकर सामने खड़ा हो गया है। दरअसल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जरूरी है। फिलहाल भोजन की थाली में कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फैट यानी खाद्य तेल और प्रोटीन यानी दालों की कमी से कुपोषण की समस्या पैदा हो गई है। इसकी वजह से वैश्विक हंगर इंडेक्स की लिस्ट में देश निचले पायदान पर है, लेकिन सरकार थाली के इस बिगड़े असंतुलन को लेकर सतर्क है, जिसे ठीक करना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। एवरग्रीन क्रांति के तहत सरकार कृषि क्षेत्र में खेती के असंतुलन को ठीक करेगी। उन सभी फसलों की खेती पर जोर दिया जाएगा जिससे खाद्य तेल और प्रोटीन भरपूर मात्रा में गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसी के तहत तिलहन दलहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। पोल्ट्री और मछली पालन को विशेष तरजीह दी जाएगी ताकि लोगों को भोजन में कार्बोहाइड्रेट के साथ जरूरी प्रोटीन और फैट की मात्रा को बढ़ाया जा सके। हालांकि इसी के तहत पहले फेज में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषक तत्व मिश्रित चावल की सप्लाई की जा रही है। दूसरे फेज में अगले 2 से 3 साल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को पोषक तत्व मिश्रित अनाज ही दिया जाएगा। इस हालात से निपटने के स्थायी उपाय को एवरग्रीन क्रांति का नाम दिया जाएगा। इसमें उन फसलों और उत्पादों पर जोर दिया जाएगा जिनसे गरीबों की थाली तंदुरुस्त होगी। इसके साथ ही बागवानी, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। परंपरागत फसलों में उन पर ज्यादा बल दिया जाएगा जो पौष्टिकता से भरपूर है। आज तक ब्यूरो। दरअसल सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसानों की जेब में सीधा पैसा पहुंच सके, और यही वजह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया गया। लेकिन इस बार महंगाई से पार पाने के लिए और किसानों को रियायत और राहत देने के लिए इस किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। ओमिक्रॉन के अटैक से आई तीसरी लहर के बीच इस बार के बजट में सरकार का फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर हो सकता है। इसमें भी ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को सरकार कई तरह की सौगात दे सकती है। माना जा रहा है सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में इजाफा भी कर सकती है। फिलहाल पीएम किसान सम्मान के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं। कृषि क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि पीएम किसान की रकम बढ़ाने से किसानों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी। सरकार को चाहिए इस आने वाले बजट में किसान निधि से आगे बढ़कर किसान की जो आय बढ़ाने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाएं, जिससे कि जो फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है या मत्स्य पालन है, पोल्ट्री फार्म है, या जो फल उगाने वाले जो किसान हैं या जो सब्जियां जो वेजिटेबल्स उगाने वाले किसान हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके।
इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं उनका प्रमोशन किया जाए, और उसके अलावा जो गांव के आसपास में छोटे छोटे उद्योग धंधे लगवाना, किसानों को उन्नत तकनीक, उन्नत बीज देना, उन खाद आदि का ठीक से इंतजाम करवाना, तो इन सब चीजों पर यदि बढ़ावा दिया जाएगा तो किसान की फसल बढ़ेगी, किसान की फसल ठीक रेट में बिके तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। महंगाई के इस दौर में सरकार अगर बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाती है तो आगे इसके कई फायदे मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सबसे पहले तो इससे किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, उन्हें लगातार बढ़ती महंगाई से भी राहत मिलेगी। महंगाई की वजह से खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने से किसानों की लागत काफी बढ़ गई है। ऐसे में किसानों को ज्यादा रकम मिलने से वो इसका इस्तेमाल पैदावार बढ़ाने में कर सकेंगे। सरकार ने हाल ही में खाद्य तेल से जुड़ी योजना शुरू की है। किसानों की जेब में ज्यादा रकम आने से वो तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इससे खाद्य तेलों के इम्पोर्ट में कमी आएगी। पैदावार बढ़ने से किसानों की कमाई बढ़ेगी, जिससे वो पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च कर सकेंगे। इससे खपत में इजाफा होगा, जिससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसान जो खेती में अपनी लागत लगाता है, विशेष ध्यान तो सरकार का वहाँ फोकस होना चाहिए, उसकी लागत कम से कम आए। इसमें आपका डीजल हुआ है ना, लेबर भी होती है। किसान अकेला काम नहीं करता, किसान फसल बोता है लेकिन लेबर पे डिपेंड रहता है। जिस फैक्ट्री से खाद मिलता है जो सोसाइटियों में जाता है वहाँ खत्म हो जाता है, और जो बिचौलियों दुकान धर के बैठे हैं उनके पास पर्याप्त खाद रहता है। जो 500 रुपये की बोरी सोसाइटी से हमको मिलती है वो बिचौली हमको 800 रुपये में देती है। कि लाइट मान लो एक पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिलती, मगर लाइट मिलती है, मगर खाद बीज पे मान लो जो रेट बढ़े हैं उस हिसाब से मेन समस्या है किसान को फसल कर मान लो रेट नहीं मिलना। कोल्ड स्टोर ऐसे बन जाए यहाँ की जगह तो किसान अपनी सब्जी स्टोर कर दे, वो जब अच्छा रेट आए तब किसान सब्जी को बेचे तो उसमें किसान की इनकम भी बढ़ेगी और किसान को भी फायदा होगा, और लोकल में जो अपने ग्राहक हैं उन्हें भी फायदा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रकम बढ़ाने की मांग पहले भी कई बार हो चुकी है। उम्मीद है कि इस बजट में रकम बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। अभी तक किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में भेजे जाते हैं। बजट में इस रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना किया जा सकता है, यानी अब किसानों को साल में 2,000 रुपए की 4 किश्तें दी जा सकती हैं। पीएम किसान के तहत पिछली किश्त 1 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। इससे 13 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में करीब 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। इस योजना के तहत अब तक 10 किश्तों में 1,38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसान परिवारों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। आज तक ब्यूरो। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का टारगेट साल 2022 रखा गया था। आजादी की 75वीं सालगिरह को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही इस बारे में ऐलान कर दिया था, लेकिन साल 2014 के मुकाबले साल 2022 तक भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए किसानों को गैर परंपरागत तरीके से किसानी करने के लिए कई बड़े ऐलान इस बार के बजट में किए जा सकते हैं। में देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस साल को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया था। इन ऐलानों में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का ऐलान भी शामिल था। 2016 में किए गए इस ऐलान को 6 साल बीतने को हैं, लेकिन इस साल ये लक्ष्य हासिल होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सरकार के बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि किसानों को बदलते बाजार के हिसाब से तैयार किया जाए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अनुमान है कि इस बार बजट में कृषि के लिए वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश का ऐलान होगा। साथ ही किसानों को इस काम के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान हो सकता है। वैल्यू एडिशन और बैकवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए निवेश के लिए मदद करना सरकार का मकसद है। इसमें देश के किसानों को एक्सपोर्ट में मदद के लिए बाजार स्थापित करने के लिए समर्थन भी शामिल होगा। इसके अलावा सरकार तमाम कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर सकती है।
पिछले साल ही सहकारिता क्षेत्र के लिए नए मंत्रालय का ऐलान हुआ था। बजट में इसे मजबूती देने के लिए भी ऐलान किए जाने की संभावना है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार जिन दूसरे तरीकों पर काम कर रही है उनमें शामिल है फूड प्रोसेसिंग को मिलेगा बढ़ावा। नए ऐलानों से सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और बढ़ाने की योजना बना रही है। फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्टोरेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी अलग से PLI स्कीम का ऐलान हो सकता है। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के ग्रॉस वैल्यू एडिड का 11.38% हिस्सा केवल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आता है। इसके अलावा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस एक फसल पर आय की निर्भरता कम करने पर भी होगा। जानकारों का मानना है कि किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए एक फसल पर आय की निर्भरता कम करनी होगी। इसके लिए किसानों को लोन मुहैया कराना और समर्थन देना जरूरी है। वहीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अब हर एक कृषि उत्पाद के लिए लोकल की जगह ग्लोबल डिमांड और बाजार को देखकर पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। वहीं रिटेल बाजार से भी प्रोसेसिंग उद्योग को जोड़ने की मांग की जा रही है। इसके लिए सरकार को कोल्ड स्टोरेज समेत लॉजिस्टिक्स में तेजी से निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। अब देखना यही है कि इनमें से कितनी योजनाओं को आने वाला बजट अमली जामा पहनाता है। इनके लागू होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसानों की इनकम को बढ़ाने में सरकार को कितनी सफलता मिली है। आज तक ब्यूरो। बजट पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।